पिछली वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण देखा। अब इसके बाद हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूर्ण संख्याओं के गुणों के बारे में बातचीत करेंगे। किसी भी संख्या के गुणों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इन संक्रियाओं को निकटता से करते हैं तो हमें उसमें कई गुण दिखाई देते हैं और इन गुणों की अगर हमें जानकारी होगी तो हम इन संख्याओं को अच्छे से समझ पाएंगे और कई संक्रियाओं को करने में इन गुणों के सहायता से बहुत आसानी हमको होगी। तो इसलिए इन गुणों को जानना आवश्यक है। तो इसमें कुछ गुण यहाँ पर हैं, जैसे समवर्ती गुण, क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण, वितरण गुण और इसके बाद तत्समक अवयव, शून्य से गुणन और शून्य से भाग। हम इन 7 बिंदुओं पर आज बातचीत करेंगे और ये जो है कक्षा 6 के 2.2 इसको देखने के बाद हम लोग कर पाएंगे। तो सभी बच्चे इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो आते हैं इसमें समवर्ती गुण। सबसे पहले है समवर्ती गुण। समवर्ती गुण जैसे इसके नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि समवर्ती मतलब वृत्त के अंदर। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो घिरा हुआ का मतलब क्या है, तो इसके लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। योग की कुछ संक्रियाएं हैं। हम पूर्ण संख्याओं के अगर देखें तो हमने कोई पूर्ण संख्या ली 4, तो धन दूसरी पूर्ण संख्या 5 बराबर 9। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या से हो रहा है, तो उत्तर में हमें पूर्ण संख्या ही मिल रही है। तो जिन भी संक्रियाओं में इस प्रकार की स्थिति होगी कि हम पूर्ण संख्याओं को ले रहे हैं, उसके साथ कोई संक्रिया कर रहे हैं और उसके बाद हमें पूर्ण संख्या मिल रही है और हर स्थिति में हमें पूर्ण संख्या मिले, तो उसको कहा जाता है कि वो समवर्ती गुण के अंतर्गत आती हैं। जैसे योग समवर्ती गुण के अंतर्गत आता है। योग की हमारी पूर्ण संख्याओं के योग की कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती है कि अगर हम जोड़ करें और कोई और संख्या आ जाए। यहाँ पर भी देखिए, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है। तो योग के अंतर्गत कोई भी ऐसी संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी कि हम पूर्ण संख्याओं का योग कर रहे हैं और हमें कोई गैर पूर्ण संख्या मिल जाए, हमें पूर्ण संख्या ही मिलेगी। तो इस ढंग का प्रवृत्ति जिस भी संक्रिया में होगी वो उस संक्रिया के अंतर्गत क्या होंगे, समवर्ती होंगे। तो अब दूसरा देखते हैं इसमें गुणा। गुणा के अंतर्गत क्या होता है, माना हमने एक पूर्ण संख्या ली 4, दूसरी पूर्ण संख्या ली 3 बराबर 12। तो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं के गुणा में भी हमें गुणनफल भी क्या मिल रहा है, पूर्ण संख्या ही मिल रही है। तो ये गुणा के अंतर्गत भी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, समवर्ती होती हैं। इसमें भी हम कोई उदाहरण अगर ढूंढना चाहें कि कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए कि हम 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा करें और हमें गैर पूर्ण संख्या, कोई ऐसी संख्या मिल जाए जो पूर्ण संख्या ना हो, तो ये संभव ही नहीं है। इसलिए क्या है, गुणा भी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत समवर्ती का गुण रखता है। अब अगली संक्रिया में चलें। अगर घटाने को हम देखें, व्यवकलन को देखें, तो तब क्या होता है, जरा फिर इसे देखते हैं। हमने 7 में से 4 घटाया तो 3 आया। पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है। पर क्या ये स्थिति घटाने में सदैव ऐसी ही रहेगी कि हम पूर्ण संख्या से घटाएं, पूर्ण संख्या को घटाएं और हमेशा पूर्ण संख्या है? तो इसके लिए देखते हैं, अगर हम इसको बदल दें, हम 4 में से अगर 7 को घटाएं तो क्या हमें पूर्ण संख्या मिलेगी? नहीं,
पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो घटाने के अंतर्गत संवृत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हर स्थिति में ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या को घटाएं और हमेशा पूर्ण संख्या है, ये हमेशा नहीं होगा। जबकि हमने जोड़ में देखा तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है कि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें और कोई ऐसी संख्या आ जाए जो पूर्ण संख्या ना हो, हमेशा पूर्ण संख्या आएगी। गुणा के अंतर्गत भी जब हम एक पूर्ण संख्या का गुणा दूसरे पूर्ण संख्या से करेंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगी। लेकिन घटाने में कभी कभी पूर्ण संख्या आएगी और कभी पूर्ण संख्या नहीं भी आएगी। चलो अगली संक्रिया देखते हैं, भाग की संक्रिया। भाग में क्या होता है? अगर हम 10 में भाग दे रहे हैं 2 का तो बराबर आ रहा है 5। पूर्ण संख्या है और भागफल भी पूर्ण संख्या है। अगर हम 5 में भाग दें 2 का तो कितना आएगा? 2.5। पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। जब हम 2 का भाग 10 में देते हैं तो 5 आता है, तो 10 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है और हमारा भागफल भी पूर्ण संख्या है। जब दूसरी स्थिति हम देख रहे हैं 5 में जब हम 2 का भाग दे रहे हैं तो हमारा आ रहा 2.5 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। या एक उदाहरण और ले लें, अगर हम 1 में भाग दें 2 का तब भी क्या आ रहा है? 1/2 है या 0.5, तो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि भाग भी पूर्ण संख्याओं में समवृद्धि का गुण नहीं रखता है। तो देखिए स्पष्ट हो गई बात कि जोड़ के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समवृत्त होती हैं, गुणा के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समवृत्त होती हैं, घटाने के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समवृत्त नहीं होती हैं और भाग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समवृत्त नहीं होती हैं। तो ये जो हमने गुण बताए ये प्रत्येक संख्या के लिए इन गुणों का हम अब इसको देख सकते हैं कि ये हमको हमारे इच्छित परिणाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये समवृत्ति का गुण रखते हैं कि नहीं रखते हैं। जैसे इसके बाद अब पूर्णांक पे बातचीत करेंगे या परिमेय संख्या पे बातचीत करेंगे, तब हम इन गुणों पे बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि गुण हम किस प्रकार से देखेंगे। जैसे समवृत्ति का गुण देखना है तो उसकी जो कैलकुलेशंस हैं उनको करके देख लेंगे कि ये जिस प्रकार की संख्याओं की संक्रियाएं हो रही हैं क्या उसी प्रकार की संख्याएं हमें हमेशा प्राप्त हो रही हैं। अगर हमेशा प्राप्त होती हैं तो वो समवृत्त है और हमेशा प्राप्त नहीं होती हैं तो समवृत्त नहीं है। अब चलें इसका दूसरा, क्रम विनिमय का गुण, क्रम विनिमय का नियम। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि क्रम विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है? अदला बदली, बदलना, और क्रम का मतलब जो क्रम संख्या है हमारी उसको हम इधर उधर अगर बदल दें तो कौन कौन से हमारी संक्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत ये क्रम विनिमय का नियम कार्य करता है, इसको भी हम करके देख लेंगे। करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस किस संक्रियाओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय के नियम को पालन करती हैं। जैसे हमने ये देखा तो इसमें एक उदाहरण लें हम, 3 धन 7 बराबर 10। और अगर हम इसके क्रम को बदल दें, इसको यहाँ लिया और इसको यहाँ लिया, यानी इसे हम ऐसा कर दें 7 धन
3, तो इसका मान भी क्या होगा 10 ही होगा। यानी हमने इसका क्रम में अदला बदली करी तो इसके योग में कोई अंतर नहीं आया। तो इसको हम जो है सूत्र के रूप में भी इसे हम डिनोट कर सकते हैं, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। इसमें एक उदाहरण और देख लेते हैं। 17 धन 12 बराबर कितना हो गया 29। और अगर हम इसका क्रम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 धन 17, तो ये भी क्या होगा 29 ही होगा। इसका योग भी 29 है और इसका योग भी 29 है। तो इस नियम को क्रम विनिमय का नियम बोलते हैं और इसको a प्लस बी बराबर b प्लस ए के रूप में देखते हैं। इसके बाद गुणा देखते हैं। गुणा के अंतर्गत ये क्रम विनिमय का नियम पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। 5 × 6 बराबर 30, 6 × 5 बराबर 30, 5 छक्के 30 और 6 पंजे 30। तो ये गुणा के अंतर्गत भी क्रम विनिमय का नियम का पालन पूर्ण संख्याएं करती हैं। तो इसका दूसरा हो गया a × b बराबर b × a। अब हम ये देखते हैं कि घटाने के अंतर्गत भी क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है या नहीं होता है। तो इसे देखते हैं। घटाने के अंतर्गत क्रम विनिमय 7 ऋण 3 बराबर 4। क्या ये 3 ऋण 7 करने पर भी 4 आएगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं, 4 नहीं आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि घटाने के अंतर्गत क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं होता है। तो क्रम विनिमय का नियम केवल किस पे काम करेगा, जोड़ पे काम करेगा। या हम इसे और अच्छे ढंग से करना चाहें तो 3 ऋण 4 बराबर क्या आएगा, ऋण 4 आएगा। तो जो इसके बराबर नहीं है, यानी a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए के। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो ये क्रम विनिमय का नियम है ये घटाने के अंतर्गत काम नहीं करता है। इसी प्रकार से अगर हम भाग के अंतर्गत देखें तो भाग के अंतर्गत भी क्रम विनिमय का नियम कार्य नहीं करता है। देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। चार भागा 2 बराबर 2, मगर 2 भागा 4 बराबर ये तो 2 नहीं है। अगर हम इसे देखना चाह रहे हैं कि कितना है, तो 2 भागा 4 बराबर हो जाएगा इतना। तो ये और ये क्या है, बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a बटे b इज नॉट इजकल टू b बटे a, यानी ये कभी बराबर नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि क्रम विनिमय का नियम योग और गुणन के अंतर्गत कार्य करता है और घटाना और भाग के अंतर्गत काम नहीं करता है। अब अगली प्रकार के गुण पे हम चलते हैं, इसे देखेंगे। अगला गुण है साहचर्य। साहचर्य जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक दूसरे के साथ, साहचर्य गुण। साहचर्य गुण जैसे हम कोई उदाहरण लें कि 3 धन 4 धन 5, 3 और 4 एक साथ,
तो ये होगा आपका 3 धन 4 धन 5। तो इसे देखिए, अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये आ रहा है 7 धन 5 और ये आ रहा है 3 धन 9। तो 7 और 5 12 और 9 और 3 12। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास योग की कोई संक्रिया है और उसमें हम एक दूसरे के साथ अपनी सुविधा के अनुसार अगर हम किसी को किसी से मिलाना चाहें तो हम उसे मिला सकते हैं, उसके मान पे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और इससे हमारी प्रश्नावली में बहुत सारे सवाल होने वाले हैं, तो इसे आप ध्यान से इसे एक बार देखें कि 3 धन 4 धन 5 बराबर 3 धन 4 धन 5। तो जब हमने इनका योग करा तो दोनों का योग बराबर आया। यानी कहने का मतलब है कि योग के अंतर्गत a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। अगर हम इनको अगर आपस में अदला बदली इसकी कर देते हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर हम इसको इसके अलावा भी अगर करना चाहें, हम कहें कि हम 3 और 5 को एक साथ मिलाते हैं और 4 को हम अलग छोड़ते हैं, तो अगर हम इसको ऐसा करना चाहें कि 3 धन 5 और धन 4, तो ये तब भी इसका मान इतना आएगा, 3 और 5 8 धन 4 बराबर 12। तो ये वाला जो गुण है ये सहचारिता का गुण कहलाता है या सहचर्य का गुण कहलाता है। इसके बाद जो अगला गुण है वो है वितरण का गुण। वितरण गुणा का योग पर वितरण। तो गुणा का योग पर वितरण यानी जब हम इसे देखते हैं तो 3 गुणा 5 धन 4। अब इस गुणा वाले जो जिस संख्या का हम गुणा कर रहे हैं इसका अगर हम वितरण कर दें 3 का गुणा 5 के साथ, 3 गुणा 5, बीच में धन है, धन 3 गुणा 4, तो इसका मान क्या है बराबर आएगा। तो देखते हैं 3 गुणा 4 और 5 कितना हो गया 9, और यहाँ पर 3 गुणा 5, 5 तियाँ 15 धन 4 तियाँ 12 और 9 तियाँ 27 बराबर 15 और 12 27। तो इस प्रकार से ये योग पर गुणन का वितरण हुआ। तो इसमें हम दोनों स्थितियों में काम कर सकते हैं। हम इस वाली स्थिति से ये वाली स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और इस वाली स्थिति से ये वाली स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसमें हमें सुविधा होगी हम वो वाली स्थिति प्राप्त करेंगे। इस वितरण के गुण में यही खास बात है कि हमें जिससे सुविधा होती है हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर इस सवाल को मैं दूसरे ढंग से अगर करूं कि 4 गुणा 5 बराबर धन 6 गुणा 5, तो ये देखो ये दोनों में वितरण हो रखा 5 का। अगर मैं इसको अपनी सुविधा के लिए 5 को अलग निकाल दूं और 4 धन 6 यहाँ पे बच जाएगा। तो देखो 5 चक्कू 20, 6 पंजे 30, और यहाँ पर अगर हम करते हैं 5 गुणा 4 और 6 10, तो 20 और 30 50 और 10 पंजे 50। तो हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार
इस वितरण के नियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम सूत्र जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये हमारा चौथा नियम हो गया वितरण का नियम। तो इन नियमों में ये ध्यान रखेंगे कि ये प्रत्येक के लिए प्रत्येक प्रकार की जो संख्याएं हैं और प्रत्येक संक्रियाएं हैं, तो प्रत्येक संक्रियाओं प्रकार की संख्याओं में हम इसको चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से गुण किस किस रूप में कहाँ कहाँ काम करते हैं। तो अब आते हैं अगला, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव बहुत छोटी सी चीज़ है, आप इसको बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, मगर है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़। इसको ना जानने के कारण कभी कभी बच्चों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है विभिन्न संक्रियाओं को करने में। तो देखिए, ये जो तत्समक अवयव हैं, तत्समक अवयव, सबसे पहला है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक। तो योगात्मक तत्समक क्या होगा? योगात्मक तत्समक वो होगा जिसको किसी संख्या के साथ जोड़ा जाए और हमारा योगफल उतना ही आए। जैसे अगर 15 में मैं उस संख्या को जोड़ूं तो हमें वो योगफल 15 ही मिले। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या होगी? सिंपल है, वो संख्या है 0, शून्य। क्योंकि अगर 15 में हम शून्य को जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा, 50 में जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 100 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। तो योगात्मक तत्समक क्या हुआ हमारा? शून्य। तो योगात्मक तत्समक है शून्य। दूसरा तत्समक अवयव है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक यानी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या के साथ गुणा करें तो हमें गुणनफल में वही संख्या प्राप्त हो जिसके साथ गुणा किया जा रहा है। तो पूर्ण संख्याओं में अगर माना हम कोई संख्या ले लें 25, 25 में ऐसी संख्या बतानी है कि जिसका 25 में गुणा करने के बाद गुणनफल 25 ही आए। तो क्या आप लोग इस पर विचार कर सकते हैं कि ऐसी संख्या कौन सी होगी कि जिसका 25 में गुणा करें और 25 ही आए? बहुत साधारण सी बात है कि 25 में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो 25 ही आएगा। 15 में करेंगे तो 15 ही आएगा। तो गुणात्मक तत्समक हो गया एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या के साथ अदृश्य रूप से जुड़ी हुई है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और ये गुणात्मक तत्समक है और ये विभिन्न संक्रियाओं को करते समय ये हमें काफ़ी प्रयोग में आने वाली है। गुणात्मक तत्समक हो गया एक। तीसरा तत्समक अवयव है भागात्मक तत्समक। ऐसी संख्या बताइए जिसका हम किसी संख्या में भाग दें और हमें वही संख्या मिले। जैसे 5 में अगर हम किसी संख्या का भाग दें तो हमें 5
मिले। तो क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जिसका हम 5 में भाग दें और भागफल भी 5 ही आए? तो क्या कोई ऐसी संख्या आप बता सकते हैं? ऐसी संख्या है 1। 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 आएगा। 1 का भाग 25 में देंगे तो 25 आएगा। यानी 1 का भाग हम किसी भी संख्या में देंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी जिसमें हम भाग दे रहे हैं। तो यानी भागात्मक तत्समक भी क्या हो गया? 1। यानी हम किसी भी संख्या के नीचे अदृश्य रूप से 1 को पाते हैं। अब ये जब हम कभी संख्याओं का हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा तब ये हमारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अदृश्य रूप से 1 प्रत्येक संख्या के नीचे विद्यमान होता है। ये थे हमारे तत्समक अवयव। कौन कौन से तत्समक अवयव हैं? योगात्मक तत्समक अवयव क्या है? 0। गुणात्मक तत्समक अवयव क्या है? 1। भागात्मक तत्समक अवयव क्या है? 1। तो ये तीनों तत्समक अवयव आप सभी बच्चे अपने ध्यान में रखेंगे। इसके बाद 0 से गुणन। इसके बाद 0 से गुणन। शून्य से हम किसी भी संख्या पे गुणा करते हैं तो 0 आता है। ये हम सब जानते हैं, ये आपको भी पता होगा कि 0 से हम किसी संख्या में गुणा करें तो 0 आता है, या किसी संख्या से 0 में गुणा करें तो 0 आता है। पर ये 0 आता क्यों है, इसको भी देखते हैं जरा। ये 0 आता क्यों है, थोड़ा इसको भी हम विचार करते हैं। तो हम कोई उदाहरण ले लें कि 3 गुणा 4, इसको हम किस किस रूप में देख सकते हैं? इसको थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं बीच में। 3 गुणा 4 को हम किस किस रूप में देखते हैं? एक तो हम इसे ये देख सकते हैं कि 3 का सेट 4 बार, यानी 3 धन 3 धन 3 धन 3। या हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि 4 धन 4 धन 4 बराबर। अब अगर हम इसमें से एक संख्या को घटाना शुरू कर दें, इस वाली संख्या को अगर घटाना शुरू कर दें और इसको कहें हम कि 2 गुणा 4 को हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं? तो 2 को 4 जगह 4, 2 धन 2 धन 2 धन 2, और 4 को 2 जगह। अब देखिए, अगर इसको और इसे रिड्यूस कर दें, 1 गुणा 4, तो क्या हो गया? 1 कितनी बार? 4 बार। तो 1 धन 1 धन 1 धन 1। और यहाँ पर देखें तो 4 कितनी बार? 1 बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 कितनी बार है? 3 बार है। 1 2 3। यहाँ पे 4 कितनी बार है? 2 बार है। 1 2। यहाँ पे 4 कितनी बार है? 1 बार। यानी इनका गुणनफल आ गया 4। फिर आप अगर इसे और रिड्यूस करें तो 1 के नीचे क्या आता है? 0, क्योंकि अब हम पूर्ण संख्याओं में आ गए। हमें पता है कि 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है। 1 से छोटी संख्या कौन सी है? 0 है। तो देखो, इसको हम देखेंगे, 0 कितनी बार? 4 बार। 0 धन 0 धन 0 धन 0। और 4 कितनी बार? 0 बार। इसलिए जब हम 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 कितनी बार आता है? जितनी बार इसको गुणा किया जा रहा है, 4 बार। तो 4 बार 0, 1 2 3 4। और जब हमने इस 0 को जोड़ा तो योग कितना आएगा? 0। या अगर हम दूसरे ढंग से देखें कि 4 कितनी बार? 0 बार। तो 4 0 बार, तो 0 आ गया। तो इस प्रकार से जब हम किसी भी संख्या से 0 को गुणा करते हैं या 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा 0 आता है। वो आपने यहाँ पे देख लिया कि जैसे यहाँ पर हमने यहाँ से
चले थे हम, तो 1 गुणा 4 बराबर 4, या 1 4 बार, 1 धन 1 धन 1 धन 1, तो ये 4 बार, और 4 कितनी बार, 1 बार। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ 0 कितनी बार, 4 बार, 0 धन 0 धन 0 धन 0, और 4 कितनी बार, 0 बार, यानी 0 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शून्य से जब हम किसी संख्या को गुणा करते हैं तो शून्य आता है, और किसी संख्या से शून्य को गुणा करते हैं तब भी शून्य आता है। तो ये आपने देखा। अब शून्य से भाग, शून्य से भाग थोड़ा इसे भी समझना होगा कि जब हम किसी संख्या को शून्य से भाग करते हैं तो क्या होता है। भाग वास्तव में है क्या, भाग बार बार घटाने की एक प्रक्रिया है। इसको देखते हैं। माना हमने 8 में भाग देना है 2 का, तो 8 से घटा दिया हमने 2, तो बचा 6। कितनी बार, ये पहली बार। फिर 6 से घटा दिया हमने 2, आया 4, दूसरी बार। फिर घटा दिया 4 से 2, आया 2, कितनी बार, तीसरी बार। और फिर इससे 2 घटाया तो आ गया 0, कौन सी बार, 4 बार। यानी जब हम 2 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। 8 भागा 2 बराबर 4। कितनी बार घटाने के बाद आया, 4 बार घटाने के बाद आया। ऐसे ही अगर हम इस 2 की जगह अगर शून्य ले लें तब क्या होगा, चलो देखते हैं। इस 2 की जगह हम शून्य ले लेते हैं तो क्या आएगा, तो शून्य घटाएंगे, शून्य घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। फिर शून्य घटाएंगे तो 8 बचेगा। फिर शून्य घटाएंगे तो 8 बचेगा। फिर शून्य घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो देखो हमने 4 बार भाग दे दिया, और 4 बार भाग देने के बाद भी क्या है, 8 हमारा शेष बच रहा है। और हम बार बार अगर इस शून्य को घटाते रहेंगे तो उसके बाद भी हमारे पास क्या बचा हुआ रहेगा, 8 बचा हुआ रहेगा। यानी हम इसे कभी कितना भी भाग देते रहें, हमारे पास हमेशा शेष फल क्या होगा, 8 होगा। इसलिए शून्य से जो भाग है वो परिभाषित नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि 8 से अगर हम 8 को अगर हम शून्य से भाग दे रहे हैं तो भागफल क्या है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। तो अगर हम किसी और संख्या को लेके देखें, कोई छोटी संख्या ले लें, तीन में भाग देना है शून्य का, तो यानी 3 से शून्य को घटाते रहें तो कितना आया, 3 आया। फिर शून्य को घटाया, फिर 3 आया। फिर शून्य को घटाया, फिर 3 आया। अगर हम इसे भाग के रूप में भी देखना चाहें, अगर हम इसे भाग के रूप में भी देखना चाहें तो अगर हम शून्य से 9 बार भी भाग दे देंगे तो शून्य ही आएगा, 3 बचेगा। फिर 9 बार दे देंगे, फिर शून्य है, फिर 3 बचेगा। यानी ये 3 हमेशा शेष बच रहा है। इसलिए
तीन में अगर 0 का भाग देते हैं तो वो परिभाषित नहीं या अपरिभाषित है। अपरिभाषित यानी कहने का मतलब है कि अगर 0 से अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित है, उसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। अब जो कुछ भी हमने बातचीत की, इस बातचीत के आधार पर अभ्यास 2.2 कक्षा 6 इसको करेंगे और मुझे विश्वास है कि सारे गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए आप इस प्रश्नावली को करेंगे।